20 जुलाई 1969 एक ऐसा दिन जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे और फिर वो पल आया जब इंसान ने पहली बार अपना पहला कदम चांद की ठंडी जमीन पर रखा। उस एक कदम ने पूरी इंसानियत को बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे साइंस फिक्शन रियलिटी बन गई हो। फिर उसी एक मोमेंट ने एक नया सपना जन्म दिया। लोगों को लग रहा था ये तो बस शुरुआत है, अगले 10-20 सालों के अंदर इंसान चांद पर बस्ती बसाएगा, शहर बनाएगा और एक दिन ऐसे ही मार्स तक भी पहुंच जाएगा। साल 1969 से 1972 के बीच यानी 4 से 5 सालों में नासा ने 12 एस्ट्रोनॉट्स के साथ 6 सक्सेसफुल मैन मिशन किए, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ रुक गया। अपोलो 17 से लेकर आज तक 50 साल बीत गए, लेकिन फिर भी एक भी इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। पर क्यों? सोचो, तब से लेकर अब तक हमने स्मार्टफोन बना, इंटरनेट का आविष्कार किया, मार्स पर रोवर भेजे, यहाँ तक कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमने यूनिवर्स के पहले गैलेक्सी का फोटो तक ले आए। पर चांद जो सिर्फ 3 दिन की जर्नी पर है, वहां दोबारा इंसान कभी नहीं गया। लेकिन क्यों? बस यही नहीं, नासा के पास हजारों इंजीनियर्स है, $1 बिलियन बजट है, स्पेसएक्स और चाइना जैसी फेमस कंपनीज एग्रेसिवली स्पेस की रेस में भी है, लेकिन फिर भी इंसानों को चांद पर भेजना आज भी इतना मुश्किल क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ पैसों की कमी है या फिर नासा ने वहां कुछ ऐसा देखा था जो अब तक पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर वो राज क्या है? क्या हम दोबारा चांद पर वापस जा भी पाएंगे या नहीं? हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल सुरपम और आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो राज जो नासा कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। यूएस ने अपोलो प्रोग्राम पर $25 बिलियन खर्च किया था और यह आज के हिसाब से लगभग $257 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। इतना पैसा वो भी सिर्फ एक मिशन के लिए खर्च किया गया था। इसलिए जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका की सरकार को लगा कि अब स्पेस पर इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तब से नासा का बजट हद से ज्यादा कट कर दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि मून पर वापस जाना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन महंगा जरूर है। नासा के एक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, टेक्निकली हम चांद पर वापस जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली और स्पेशली पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना तो कभी नहीं। इसीलिए क्या पैसा ही सबसे बड़ा बैरियर है? नहीं दोस्तों, इस कहानी में और भी कुछ गहरे राज है जो नासा हम सबसे छुपा रही है। पर वो क्या है? तो बात यह है कि चांद पर उतरना सिर्फ पैसे या एक रॉकेट लॉन्च करने का गेम नहीं। स्पेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो एस्ट्रोनॉट के लिए एक्सट्रीम डेंजर क्रिएट करता है। यानी चांद की सरफेस पर टेम्परेचर -170 डिग्री से +120 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है, जिससे चांद पर बस्ती बसाना फिलहाल हमारे लिए एक सपना है। और क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसीलिए आप सीधा पैराशूट से लैंड भी नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह एक पावर डिसेंट सिस्टम बनाना पड़ता है। नासा के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैटेलाइट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट भेजना एक बात और चांद पर भेजना एक बात, क्योंकि मून लैंडिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 1000 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए आज भी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनीज मार्स के बारे में बात तो करती है, लेकिन चांद पर अभी तक एक भी इंसान को लैंड नहीं करा पाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि टेक्निकल भी है। लेकिन क्या आपको पता है, फ्यूचर में यूएस सरकार के पास हर तरह का सपोर्ट यानी फाइनेंशियल टेक्निकल मिल भी जाए, तब भी वो किसी इंसान को चांद पर भेजना नहीं चाहेंगी। पता है क्यों? तो बात यह है कि साल 1970 के बाद अमेरिका का फोकस स्पेस से हटकर मिलिट्री पावर और इकोनॉमी पर शिफ्ट हो गया। नासा को 30 साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में लग गए, जिसमें उनका सबसे बड़ा बजट खर्च हो गया। और जब मिडिल ईस्ट वार और रिसेशन आए, तब सरकार के लिए स्पेस एक महंगा मिशन बन गया, एक ऐसा मिशन जिसमें इन्वेस्ट करना उतना जरूरी नहीं रहा। स्पेस हिस्टोरियंस कहते हैं चांद कभी साइंस का खेल था ही नहीं, ये तो हमेशा पॉलिटिक्स का खेल था। कोल्ड वॉर के दौरान जो प्रेस्टीज के लिए अमेरिका ने चांद पर कदम रखा, अब वही प्रेस्टीज उन्हें मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर में दिखाना था, और इसी वजह से चांद पर वापस जाना एक आफ्टर थॉट बन गया। पर अब सवाल यह है, अगर पॉलिटिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो क्या इंसान कभी चांद का असली राज जान पाएगा? इसीलिए अब नासा ने एक नया मिशन स्टार्ट किया, आर्टेमिस मिशन नाम से। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि साल 2026 तक इंसानों को चांद की मिट्टी पर उतारना। आर्टेमिस 1 जो साल 2022 में लॉन्च हुआ, वो प्रोजेक्ट बिना क्रू के किया गया, जिसने चांद की परिक्रमा करके प्रूफ दिया कि इंसान वापस चांद पर जा सकता है। लेकिन अब आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 वो प्रोजेक्ट ह्यूमंस के लिए प्लान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। जैसे अपोलो मिशन में बजट और पॉलिटिकल इश्यूज आए थे, वैसे ही अब आर्टेमिस भी इन सब में उलझ गया है। इसीलिए बार बार
टाइमलाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस मिशन का सबसे बड़ा प्राइवेट पार्टनर है स्पेसएक्स का स्टारशिप। यही वो रॉकेट है जो इंसान को चांद के सरफेस पर ले जाने वाला है। लेकिन सबसे मजेदार बात, अभी तक ये व्हीकल ह्यूमन सर्टिफाइड भी नहीं हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है आर्टेमिस का ये डिले एक बात तो क्लियर करता है, चांद पर वापस जाना अब सिर्फ साइंस का चैलेंज नहीं रहा, ये अब पॉलिटिक्स का गेम बन चुका है। प्रॉमिसेस तो हमेशा बोल्ड होती है पर एग्जीक्यूशन हमेशा स्लो। लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देखा जो नासा और गवर्नमेंट ने अभी तक पूरी दुनिया से छुपा के रखा। तो बात यह है कि चांद पर कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन ने खुद एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि उन्होंने स्ट्रेंज लाइट और अनएक्सप्लेनेबल ऑब्जेक्ट्स चांद के आसपास देखे थे। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन की डिसक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है कि चांद की सरफेस पर कुछ वियर्ड स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट हुए हैं। नासा ने इस बात को कभी ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं किया और करे भी क्यों, लेकिन ये रूमर हमेशा कॉन्स्पिरेसी को तेज करते रहा। कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स ने जो चांद पर देखा वो शायद कैमरे की चमक, आंखों का धोखा या सिर्फ दिमाग का इल्यूशन हो। पर एक चीज तो हमें इस पर सोचने पर मजबूर करती है, नासा ने हमेशा अपोलो प्रोग्राम की फोटोज और वीडियोस पब्लिक में रिलीज करने से देर लगाई। पर क्यों? इसीलिए अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर चांद पर सच में कुछ ऐसा छुपा था और छुपा है जो दुनिया को कभी नहीं बताया जा सकता। अगर हम फैक्ट्स और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस को कंबाइन करें तो चांद पर वापस ना जाने की वजह कोई एक फैक्टर तो नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम कॉस्ट, पॉलिटिकल डिसइंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी गैप और एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी रिस्क का एक कॉम्बिनेशन है। और साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि हम चांद पर वापस जा सकते हैं, पर सवाल है हम क्यों जाए। तभी तो अब मून एक्सप्लोरेशन का अगला स्टेप सिर्फ लैंडिंग नहीं है बल्कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, यानी चांद के सरफेस पर हीलियम-3 जैसे मटेरियल से जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फ्यूचर एनर्जी सोर्स बन सकता है। जब तक गवर्नमेंट को चांद में कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता तब तक ह्यूमन मिशन हमेशा डिले होता रहेगा। लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी एक नई स्पेस रेस फ्यूचर में जरूर शुरू होगी। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम नासा का आर्टेमिस और चाइना का लूनार एक नए कोल्ड वॉर जैसे लगता है। चाइना ओपनली कह रहा है कि वो साल 2030 तक चांद पर लूनार बेस बनाएगा। इंडिया भी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद मून एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा प्लेयर बन गया है। मतलब आने वाले 10 साल चांद के लिए एक नया रेस बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी लूनार टूरिज्म और माइनिंग की बात कर रही है। एलॉन मस्क ने तो चांद को मार्स के लिए एक गेटवे तक डिक्लेयर कर दिया है। मतलब अगर हम चांद पर बेस बना ले तो मार्स तक जाना ज्यादा रियलिस्टिक बन जाएगा। पर सवाल ये है कि कौन पहले करेगा, अमेरिका, चाइना, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर खुद इंडिया। तो दोस्तों फाइनल सच ये है कि चांद पर वापस जाना उतना मुश्किल नहीं, मुश्किल है पैसा, पॉलिटिक्स और प्रायोरिटी। लेकिन दोस्तों आपका इस पर क्या मानना है? क्या हम कभी वापस चांद पर जा पाएंगे या नहीं? और स्पेस का फ्यूचर क्या होगा? प्लीज हमें कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।